नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th का जो चैप्टर 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को आगे करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में काफी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। बचे हुए जो प्रश्न थे उनको आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है। और तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और एक बात और याद रखना, वो बात ये है कि न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो लेकर आए मस्त जबरदस्त नंबर, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है आपकी क्लास 9th चैप्टर 7। क्या नाम है चैप्टर का? त्रिभुज। इस त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये पार्ट आपका 2 होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं। चलो स्टार्ट कर लें। चलिए, लेकिन वीडियो शुरू कर दें। चलिए आइए शुरू ही कर देते हैं भैया, आप कह रहे हो तो शुरू ही कर देते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं। अगले प्रश्न में हमें ये करना है बच्चों, क्या कि दर्शाइए कि त्रिभुज किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगला जो प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर पहला, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण, त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60 अंश का होता है। आपको इस प्रश्न में यही सॉल्व करना है कि दर्शा देना है कि कोई भी अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक अंतः कोणों का योग 60 अंश होता है। हालांकि हम हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि जो भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है वो त्रिभुज क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी कोण बराबर होते हैं। जब सभी कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब ये कोण जितना होगा उतना कोण होगा। और हम ये भी जानते हैं कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको बराबर बराबर बांटने के लिए 3 ही कोण है, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छंग 18 होता है। मतलब जो इसका एक कोण है वो 60 डिग्री का बना। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60-60 का ही बांटना पड़ेगा, तभी तो 180 भी होना चाहिए साथ में ना, और तीनों बराबर होने चाहिए। इसलिए 180 में 3 का भाग दे दिया तो हमारे पास एक कोण निकल के आ गया कि 60 डिग्री का होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों के दिमाग में गई, भेजे में भेजी गई या फिर नहीं? तो आपको ये चीज तो पता ही होना चाहिए कि कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, और साथ में उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और किसी भी समबाहु त्रिभुज के यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं। 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके दोनों कोण बराबर होंगे। और बड़ी भुजा के सामने कोण हमेशा बड़ा होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने कोण सबसे छोटा होता है।
कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। ये सभी प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपकी गलती है महादेव। अगर आपने वीडियोस देख ली है तो फिर क्या बात है, आपने बहुत ध्यान से ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो चले स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ। किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तो आइए पहले उस चीज को हम जान लेते हैं कि आखिर हम आपको बताने का चाहते हैं। उसके लिए मुझे फाइल मैनेजर पर जाना पड़ेगा, फिर इस डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पीडीएफ खुल जाएगा, एक फोटो खुल जाएगी। अब आपको इस वीडियो को देख करके एक चीज समझ में आ ही गया होगा कि न्यू क्लास 9th ओनली 99 रुपीज एंड निर्माण 99 रुपीज ओनली, क्लास 10th दोनों के लिए। तो आपके पास ये एक कोर्स है जो कि 9th और 10th वालों के लिए बेहतरीन है। क्लास 9th वालों के लिए न्यू बैच और क्लास 10th वालों के लिए निर्माण बैच, ठीक है ना। ये दो बैच हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, ठीक है ना। तो क्लास अगर आप 9th में हो तो आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको क्या करना है, इस न्यू बैच को परचेज करना है। किसको? इस न्यू बैच को आपको परचेज करना है मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में? 99 रुपए में। और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आज सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स इसमें चलते हैं 9th में, ठीक है ना। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन टिल एग्जाम, आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा एग्जाम तक होगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप पढ़ते रहो। और यहाँ पर फ्री नोट्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो भी डाउट्स होंगे उसको भी आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट्स है आप हमें भेजिए, यहाँ पर हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। यही पूरा चीज आपके क्लास 10th के लिए भी है। 10th वाले जो भी हैं उनके लिए भी सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपीज में ओनली। और उसके साथ सब्सक्रिप्शन जो इसका है वो एग्जाम तक ही है, और फ्री नोट्स मिलेंगी और डाउट्स क्लासेस भी होंगी। तो आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ में समझ में आया। इसका भी जो प्राइस है ये भी आपको, जो निर्माण बैच है, ये निर्माण बैच जो आपका है निर्माण बैच, ये भी आपका जो है मात्र 99 रुपीज में ही है। तो देर मत करो, तुरंत जुड़िए और पढ़ाई आप शिद्दत ईमानदारी के साथ कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपको यूट्यूब पर तो सारा कुछ नहीं मिल पाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर छूट जाती हैं। हाँ मानता हूँ कि हर टीचर जो होते हैं वो यूट्यूब पर हो या फिर आपका इसमें यूट्यूब पर हो या ऐप पर हो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो चीज़ कोई भी टीचर फ्री में नहीं देता, ठीक है ना। उसके लिए वो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा लेता है, ठीक है ना। तो ये मान लो कि आपसे ये गुरु दक्षिणा ही ली जा रही है, मात्र 99 रुपए आपसे गुरु दक्षिणा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। और उस गुरु दक्षिणा पर आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। जैसे स्कूल जैसे पहले चलता था कि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे गुरुकुल, तो वहां पर क्या होता था, गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। वो लोग खुद ही अपने घर से कहीं से भी भिक्षा मांगने जाते थे, और भिक्षा उसका नाम होता था लेकिन वो गुरु दक्षिणा होती थी। भिक्षा लेके आते थे और वो गुरुओं को देते थे और गुरु पढ़ाते थे उनको, बस यही चलता था और कुछ भी नहीं लेते थे, कुछ भी पैसा चलता ही नहीं था तब, तो बस यही गुरु दक्षिणा चल रहा था। इस टाइम पर जो आपका गुरु दक्षिणा है वो मात्र 99 रुपए है। मतलब 99 रुपए क्या ही बात होती है, तो ये गुरु दक्षिणा ही कह सकते हो। क्योंकि जो गुरु की दक्षिणा होती है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, उसी को गुरु दक्षिणा कहा जाएगा। अगर हम इसी को नहीं इतना कह दें कि 999, तब ये थोड़ा सा वो फिर मतलब कि थोड़ा सा नहीं लेवल उसका बढ़ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से 9th के लिए हो तो 9th के लिए आपके लिए 99 रुपए ही एनफ है। जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो उसके लिए गुरु दक्षिणा उसी के हिसाब से ले जाएगी। तो फिलहाल के लिए आपकी जो गुरु दक्षिणा है वो 99 रुपए है। तो क्यों देर करते हो, सभी को बताइए, अपने फ्रेंड्स को, सभी लोग को। और इसमें ऐप के साथ जुड़िए। आप जल्दी से दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप नहीं किया तो आप टीओसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और किसी भी तरह का डाउट है तो आपके पास जो नंबर है ना, मैंने आपको नंबर बताया था पिछले वीडियो में भी, फिलहाल यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वो नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप पिछली वीडियो में देख लो, उसमें मैंने नंबर बताया था, ठीक है ना। तो आप उस नंबर को देख लो। तो ये चीज़ है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप कक्षा 9 में हो तो इस न्यू बैच को खरीद लो, कक्षा 10 में हो तो इस निर्माण बैच को खरीद लो मात्र 99 रुपए में। ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन एग्जाम तक का होगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, डाउट्स क्लासेस भाई भाई पूछते रहो। यहाँ पर हम बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप तुरंत मैसेज करो जो भी आपको डाउट्स है, ठीक ना। तो यही बताना था। तो कितने लोगों ने खरीद लिया है इसको, परचेज कितने लोग कर लिए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा।
जिसने नहीं किया है क्यों नहीं किया वो भी बताए कमेंट करके, और जिसने खरीद लिया है क्या उसको सारी क्लासेस नहीं मिल रही हैं वो भी जरा इन लोगों को बताइए, जिन्होंने अभी परचेज नहीं किया है उनको विश्वास दिलाइए, ठीक है ना, बात समझाएं। क्योंकि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार, जी हाँ बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो, दीवाने हो जाओगे आप, बता रहा हूँ मैं, दीवाने हो जाओगे आप। तो बस आज क्यों यही चीज इसमें बताना था, ठीक है ना। देखिए कितना दुखी था बेचारा पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ है इसके अंदर पढ़ने के लिए जैसे इसको टीओसी का साथ मिला, ठीक है ना। तो आपके अंदर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा जहाँ जब आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोग का चल रहा था त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमें स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर के जो 7 चल रहा था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 2 होगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है, ये चीज हमें प्रूव करके बताना है। तो जब कोई भी चीज प्रूव करना होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें पता ही होती हैं, कोई भी चीज प्रूव करने के लिए उससे कुछ ना कुछ तो हमें पता ही होना चाहिए उसके बारे में, वरना हम प्रूव नहीं कर सकते। अभी मैं कह दूं कि त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तो कह दो क्यों बराबर होते हैं, तो हर चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज यहाँ पर प्रूव करवा रहा है उसके अलावा अगर आपको कुछ जरूरत पड़ रही है तो उसको हम मान लें कि हाँ वो चीज प्रमेय है, वो सिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये चीज प्रूव करवा रहा है तो इसके सारे कोण बराबर 60 अंश के होते हैं, तो इसको नहीं मान सकते हो कि हाँ मान लिए कि उसके सारे कोण 60 अंश के होते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसको छोड़ करके आपको कुछ जरूरत पड़े तो आप उसे मान सकते हो। तो आइए पहली बात तो हमको समबाहु बोला है, तो एक समबाहु त्रिभुज की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ओके, अब आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो मैं इसकी प्रूविंग करता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, मान लो ये ए बी सी है, ए है ये बी है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें 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 ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तथा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्योंकि हमें पता है कि एक जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी भुजाएं तो बराबर ही होती हैं, तो ये चीज मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आते हैं प्रूविंग की, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है या सिद्ध करना शुरू कर दो, यहाँ पर लिख दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती हैं, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए भी एंगल बी के बराबर और एंगल सी के बराबर। आप लिख देना क्योंकि क्योंकि बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। समझा, क्योंकि मैं तो पता नहीं कि किसी भी त्रिभुज के जो बराबर भुजाएं होंगे उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए हमने ये चीज कह दिया, ठीक है ना। अब इसके आगे का प्रोसेस देखिए, इसके आगे का प्रोसेस आप लोग देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ओके यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद दिस इंप्लाइज दैट माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर या, ठीक है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी में, अतः त्रिभुज ए सी बी में, ए बी सी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री।
उसके बाद एंगल ए आपके पास एक्स है, ये भी आपका एक्स ही है, ये भी आपका एक्स ही है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 180/3, 3 छंग 18 होता है। तो यहाँ से आपके पास x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी 60, क्योंकि मैंने इसको x माना था। अब जब सभी कोण देखो, सभी कोण कितने हो गए, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक हमने x माना था। तो एंगल ए और बी और एंगल सी सबके बराबर वो x था, इसका मतलब ए बी सी तीनों हमारे 60 डिग्री के ही होंगे। तो लिख देना, अतः किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग 60 अंश होता है। आई बात समझ में? देख लीजिए प्रश्न कितना ही शानदार था, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। अगर फुल मार्क्स नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं, और फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे ही प्रश्नों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि एक ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कहता है एक ABC है और एक DBC है। चलो जैसा बना हुआ है वैसे एक बना लेते हैं त्रिभुज। दिया हुआ है एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, और एक जो है, और ये लाइन भी ऐसे आई हुई है। फिर इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाया है, इस पॉइंट को भी यहाँ पर मिलाया है। ठीक है ना, इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ये A है, ये B है, ये C है, और ये DBC यानी ये D है इसका मतलब, है ना। उसके बाद क्या दिया है, ये P है, ये पॉइंट आपका P दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, अब देखो बस इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद देखो कहता है एक त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बनाए गए हैं। तो देखो एक त्रिभुज आपके पास ABC है ये बड़ा वाला, और साथ में ये DBC छोटा वाला, दोनों जो है कि इस BC आधार पर ही बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या, फिर आगे कहता है दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हुए, इसका मतलब इस त्रिभुज की ये साइड इस साइड के बराबर और इस साइड को इस साइड के बराबर लिया गया है। फिर आगे ये कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC की एक ही ओर स्थित है। इस प्रकार हैं A और D भुजा BC की एक ही वो स्थित है। कौन से, A और D BC की एक ही ओर। तो देखो A और D जो है वो BC के एक ही तरफ ऊपर ही तरफ स्थित है। फिर आगे कहता है कि BC को एक ही ओर स्थित, फिर कहता है AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब अगर हम इसको BC को अगर A और D भुजा को बढ़ाते हैं तो BC को वो AD भुजा को बढ़ाते हैं तो BC को P पर कट करते हैं। देखो AD को अगर हम बढ़ाते हैं तो BC को P पर कट करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिच्छेद दर्शाइए कि त्रिभुज ABC। तो देखो इसमें हमें दर्शाना है, पहला प्रूव करना है, इसी का पार्ट सिद्ध करना है। अब ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, ये जो है ये वो आपका सर्वांगसम होगा ACD के, त्रिभुज ACD के। कोई बात नहीं, अगर इसके सर्वांगसम है तो प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा था कि जो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना होता है उन्हीं दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखो अगर ABD की बात करते हैं तो ABD की इस ABD त्रिभुज की AB साइड, ध्यान से देख लो उसमें कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ, AB साइड वो बराबर होगी ACD की AC साइड के बराबर, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस वजह से। ठीक है ना,
तो लिख देना क्योंकि ए बी सी एक समद्विभाजक। उसके बाद ये बी डी जो होगी वो भी तो बराबर होगी किसके, डी सी के। तो आपकी जो बी डी साइड है वो भी तो डी सी के बराबर, क्योंकि ये बी डी सी छोटे वाले त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और एडी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एडी बराबर एडी, ये लिख देना उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुज, ठीक है ना। आप ऐसे पूरा लिख लिया करो जो जो दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर लिख देना अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होंगे आपका त्रिभुज ए सी डी के। और किस प्रमेय से, उस प्रमेय को भी लिख दो, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। देख लीजिए, समझ में आया, किस तरह सॉल्व करना था। पहला प्रश्न यहीं पर आपका क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है ना। इस प्रश्न में यही तो प्रूव करने के लिए कहा था जो कि हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे अभी बताइए। अब अगला प्रश्न में प्रूव करना है कि ए बी पी बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज ए सी पी के इक्वल होगा, ए सी पी ए बी पी। अब देखो ये पार्ट प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट में प्रूव करना है कि ये ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज इस ए सी पी के इक्वल होगा, मतलब सर्वांगसम होगा। तो इसके लिए आप देखोगे तो बड़ा वाला त्रिभुज की ये वाली साइड, इस त्रिभुज की ये वाली साइड दोनों काम बराबर है, तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, हम इस कोण को इस कोण के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि ये चीज क्या है, दोनों सर्वांगसम है, तो लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, लिख दो। चलो, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अतः एंगल, उस एंगल का नाम लिख दो, बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, या अब देखो इसी बी ए डी को बी ए पी भी तो कह सकते हैं, तो बी ए पी बराबर होगा एंगल इस सी ए डी को आप सी ए पी कह सकते हो, तो सी ए पी के ये इक्वेशन इसको वन डाल दो। हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि अभी हम जब ये वाला त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ए बी पी, तो उसमें इस एंगल को बराबर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तीन चीज चाहिए हमको। तो आप इस चीज को नोट कर लो, नोट कर लिए, यहाँ तक आप कर लिए। चले, अब देखो ध्यान से, इतना करने के बाद अब ध्यान समझना, इतना करने के बाद अब देखो हमें दूसरा पार्ट हम इसका प्रूव करने वाले हैं, दूसरा पार्ट हम इसका प्रूव करने वाले हैं। देखो इस चीज को मैं उठाकर यहाँ पे रखता हूँ अब, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी पी। अब सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है ना। तो अभी मैंने दिखाया कि बी ए डी बराबर इतना है, अतः बी ए पी बराबर सी ए पी हो गया। अब उसके बाद लेंगे यही वाले दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि इस त्रिभुज की ए बी पी की जो ए बी साइड है उस त्रिभुज के ए सी के बराबर होगी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख देना, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, इस वजह से। उसके बाद दूसरा चीज देखो, ये कोण जो है ये वाला, ये इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का भी कोण दोनों बराबर, क्योंकि अभी ऊपर हमने दिखाया, तो एंगल बी ए पी बराबर होगा एंगल सी ए पी
यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये वाली साइड जो आपकी दिख रही है AP, वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो कह सकते हो ना कि AP बराबर AP, और ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अतः लिख दो त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACP के। यहाँ पर कुछ भुजा, फिर उसके बाद हमने कोण लिया है बीच वाला, फिर उसके बाद फिर से भुजा लिए सर्वांग समता नियम से। हेंस प्रूफ, यही इस प्रश्न में प्रूव करना था। अब बताइए कहाँ नहीं समझ आया आपको? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा कुछ लिख करके आपको समझा दिया, ठीक है? नहीं ठीक है तो भी बताओ। आगे कहता है कि बताओ AP कोण A को तथा D को समविभाजित करता है। अरे बाप रे, कहता है AP जो है, ये AP जो लाइन है ये A और D को समविभाजित करती है। बिल्कुल करती है, अभी हमने दिखाया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये समविभाजित ही करता है। वही तरह से नहीं, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम दिखा दिया था। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसको भी समविभाजित करता है, ठीक है ना। तो आगे वाला कर लेना। अगला प्रश्न इसी में कहता है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। हमें ये प्रूव करना है कि AP जो है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक। अरे बाप रे, हमें ये करना है कि AP जो है वो ABC का ना BC का लंब समद्विभाजक है, यानी AP इसका लंब समद्विभाजक, मतलब कि हमें ये बराबर ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, अगला पार्ट के लिए देखो ध्यान से। अभी अभी हमने दिखा दिया ना कि दोनों ये सर्वांग हो गए त्रिभुज। अब देखो अगला पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, हमने ये चीज तो दिखा दिया ना कि दोनों सर्वांग है। प्रूव ये करना है कि BP बराबर PC। अगर ये BP बराबर PC हो गया तो इसका मतलब AB जो है उसको लंब समद्विभाजित करता है। तो कोई बात नहीं, आसान है, कर सकते हो। देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, जब सर्वांग त्रिभुज के बाकी पार्ट्स भी बराबर होते हैं, इसका मतलब इस त्रिभुज का जो ये BP साइड होगा वो इस त्रिभुज के इस CP साइड के बराबर होगा, है ना। तो इसको BP को तुम और ये PC लिख सकते हो इसको, है ना। यहाँ पर लिख देना सर्वांग त्रिभुज के, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ना प्रूफ, यही तो इसमें प्रूफ करना था। हो गया, खत्म काम, टाटा बाय बाय। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया आपको? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर बेकार है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, उस प्रश्न को भी करने का अभ्यास करते हैं। आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, और पूरा मैं समझा कर करने की कोशिश करता हूँ इसलिए और ज्यादा टाइम लगता है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। एक आकृति आपके सामने बनाई गई है, कहिए तो बना दूं। और उस आकृति में एक आकृति आपके पास दी गई है, दो रेखाएं हैं, एक ऐसे और एक रेखा और है। इस पॉइंट को यहां से मिलाया गया है और इस पॉइंट को यहां से मिलाया गया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नाम भी लिख देते हैं AB। फिगर भी पूरा नहीं आया क्या? ABCDO ऐसे ही है। चलो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है ना। ये चीज दिया है। उसके बाद कहता है कि इस त्रिभुज में दिया क्या है, तो मैं जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। इस प्रश्न में ये दिया है कि आकृति जो है उसमें दिया है एंगल B इज ग्रेटर देन इज लेस देन A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है ना। और क्या दिया है, एंगल C इज लेस देन, एंगल C इज लेस देन एंगल D।
ठीक है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD इज लेस देन BC। कोई बात नहीं, पहली बात तो शुरुआत वहीं से की जाती है जो चीज हमारे पास दिया होता है। तो हमारे पास दिया है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो कोई बात नहीं, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, बी और ए, तो ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज यहाँ पर लिखो, त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए ओ बी में क्या है, एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए। तो एंगल बी के सामने की भुजा कौन सी होगी, तो एंगल बी के सामने की भुजा ए ओ होगी, होगी कि नहीं होगी, ए ओ। ये भी तो लेस देन होगी एंगल ए के सामने की भुजा बी ओ से, क्योंकि हमें पता है ना कि बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है, बड़ी भुजा के बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण, के सामने का कोण बड़ा होता है, ऐसे आपको लिख देना, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। ओके, ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो उधर वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, COD में, COD में क्या दिया था हमको, C एंगल C इज लेस देन एंगल D, यही दिया था। तो आप ध्यान से देखोगे एंगल C के सामने का कोण कौन सा है, एंगल C के सामने की भुजा OD है, तो ये लो OD रख दिया, ये भी लेस देन होगा D के सामने की भुजा OC से, ठीक है ना। कंडीशन यही उसकी भी होगी, सम्मुख बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते हैं, तो क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, AO में जोड़ दो इधर का OD, AO में जुड़ेगा इधर का OD, राइट, देख रहा ना, OD जोड़ेंगे, ये OD जोड़ दिया, ये लेस देन का साइन वैसे ही लगा दिया, उधर था BO तो BO लिख दिया वैसे ही, और उस BO में क्या होगा, उधर वाले में उधर वाले का ऐड, यानी OC ऐड कर दो, ये OC मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये AO, आपको ये AO और OD मिल करके, AO और OD में AO, हाँ? AO और OD अरे यहाँ पर थोड़ा सा देखो, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हमने बनाया है, यहाँ पर AB नहीं है, ABCD की जो वैल्यू है वो A जो है ऐसे है, ऐसे है भैया, ये ऐसे रखा गया है ये, ठीक है ना। तो B के सामने कौन कौन सा होगा, AO, ठीक है, A के सामने का BO, यहाँ तो सही रखे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब देखो AO प्लस OD, और इधर तो अब देखो AO और OD मिलकर क्या बनेगा, AO और OD, तो सीधा सीधा AD, तो यहाँ पर मैं AD रख दूं, यहाँ पर मैं AD रख देता हूँ, और लेस देन BO और OC, तो BO और OC मिलकर के BC बन रहा है। और हमें इस प्रश्न में बच्चा यही तो प्रूव करना था, लिख दो, इतनी सीधा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है, कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत आपको हो तो आप मुझे बताइए, बताइए, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो, नहीं है दिक्कत, चलिए ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन तो फिलहाल इसमें से खत्म हो चुके हैं, अब नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पिछले चैप्टर से करवाता हूँ, कुछ पिछले चैप्टर से मैं क्वेश्चन रखता हूँ। आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है 0.001,
कैसे लिखते हैं पता है? नहीं पता? दिमाग लगाइए कैसे हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्या आपको पता है कि हम 0.001 को p बाई क्यू के फॉर्म में किस तरह से लिखते थे? तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन को हमेशा x बराबर मान करके 001 डॉट 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 लिख देते हैं और इक्वेशन को 1 मान लेते थे। फिर इसमें क्या करते थे, समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करना होता है, देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो एक के आगे 3 जीरो, अगर 2 नंबर रिपीट करते तो एक के आगे 2 जीरो। इसका मतलब एक के आगे 3 जीरो लगाने मतलब कि एक के आगे 3 जीरो लगा दो और उतने से ही आपको गुणा करना है। फिर गुणा करने पर जब इसमें आप गुणा करते हो तो देखो यहाँ पर तो आपका ये 100x बन जाएगा बराबर, इधर एक के आगे 3 जीरो है भाई, एक 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो एक के बाद 3 जीरो लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 जीरो और आएगा और यहाँ पर भी आपका 3 जीरो आएगा 1000x। और इधर क्या होगा, ये पॉइंट 3 नंबर खिसक जाएगा तो 001 पॉइंट फिर 001 डॉट डॉट ऐसे आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका 1000 x है और यहाँ पर कितना है, इस 00 कोई मतलब है क्या, मैं इसको सीधे 1.001 डॉट डॉट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ। अब लिख दो समीकरण 2 से समीकरण 1 को, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो जब आप समीकरण 2 से घटाओगे तो 1000 से 1 घट जाएगा तो 999x आएगा। इधर भी 1 से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा और आगे जो है पॉइंट के बाद 0 0 सब घटते चले जाएंगे, 0 ही आएगा डॉट डॉट डॉट। इसको आप 9x बराबर 1 भी लिख सकते हो, इसके आगे कोशिश तो x बराबर आपके पास इस 999 को इधर भेजो के 1/999 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न में दिखाना था, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख करके देख लीजिए आपके सामने मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं कुछ इसी तरह का, उसको भी आपसे करवाता हूँ और देखता हूँ आप कितना कर पाते हो। वही काम करना है हमें, फिर से आपके पास इस बार क्वेश्चन जो है 0.47 के ऊपर बार, यानी कि सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है। तो क्या करना है, फर्स्ट काम तो ये होता है कि जो दिया होता है उसको x बराबर मानते हैं 0.4777 डॉट 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 इक्वेशन। अब मैं इस बार डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। दिस इम्प्लाई दैट देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक के आगे एक ही जीरो बढ़ेगा, मतलब 10 से, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर तो ये 10x हो जाएगा, इसमें 10 का मतलब कि 4.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 से 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाओ, 2 से 1 को घटाओगे तो 10x से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा। इधर 4 से 0 घटाओगे तो 4 ही आएगा, 0.7 से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, आगे घटाओगे तो 0 0 0 7 से 7 घटता चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपके पास 9x या 9x इक्वल टू 4.3 आएगा। तो या 9x इक्वल टू 4.3 अपान इस 9 को इधर हटा देते हैं क्योंकि इधर से हटेगा ना ये, तो इधर अपान में लगा देते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आपके पास 43/90 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो इस प्रश्न में हमें यही दिखाना, देख लो हो गया ना 43/90 p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये प्रश्न भी कहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर आपको ये प्रश्न भी कहीं पर समझ में नहीं आया है तब तो फिर बहुत दिक्कत की बात है, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतने आसान क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, अब तो कर लोगे ना बच्चा पार्टी इस तरह के क्वेश्चंस को, बोलिए। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ चैप्टर 1 से ही, और चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है
कि 3 और 4 के बीच की 5 या 6 जो भी आपको बताना हो परिमेय संख्याएं बताओ। किसके बीच? 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या। चलो 5 परिमेय संख्या बताइए, दिमाग लगाइए। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालोगे? है कोई इसके लिए आपके पास दिमाग? ऐसा कौन सा दिमाग यूज करोगे बच्चा कि आपका आंसर आ जाए? तो मैंने कहा था कि इस तरह क्वेश्चंस में जब भी आपके पास दो परिमेय संख्याएं हो तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बताया था ना, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और अनंत परिमेय संख्याएं कैसे प्राप्त होती हैं? कोई भी आपके पास परिमेय संख्या दी होगी उसका हर जितना बड़ा आप करते चले जाओगे, हर को जितना बड़ा आप करते चले जाओगे उसका परिमेय संख्या उसके बीच में उतने ही निकलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका अभी हर देखोगे, इसका भी हर 1 है और इसका भी हर 1 है, जिसकी वजह से हर छोटा होने की वजह से इसके बीच की परिमेय संख्याएं अभी नहीं देख पा रहे हैं। वैसे भी देखोगे 3.1, 3.2, 3.3 मिल जाएंगे, लेकिन अभी देखो 3 और 4 के बीच तो अभी नहीं मिल पा रहा। 3 से 4 पहुंच गया, 4 से 5 कहाँ मिल रहा? अगर ऐसा लगता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा बना दो। जब भी आपको समझ में ना आए कि इसमें कितने इसके परिमेय संख्याएं होंगी तो उसके हर को जितना बड़ा बना दोगे उतना ही आपको उसके बीच परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो मैं यही काम करने वाला हूँ कि 3 और 4 के जो संख्याएं हैं इनका हर मैं बड़ा करने वाला हूँ। तो बड़ा करने के लिए मैं ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और नीचे भी मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई। हर अलग नहीं होना चाहिए, अगर हर अलग है तो पहले हर को सेम बनाओ। यहाँ पर मैं 4 में भी 10 से मल्टीप्लाई और 1 में भी 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40/10। अब यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं लिखना था तो लिख दो 6 परिमेय संख्याएं बराबर। पहले आपकी क्या हो जाएगी देखो, 30 के बाद 31/10 लिख दो, फिर 32/10 लिख दो, 33/10 लिख दो, 34/10 लिख दो और 35/10 लिख दो। हो गई 10। 1 2 3 4 5 हो गई 5 परिमेय संख्या। सिंपल है ना? क्या अभी भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। देखो है क्या दिक्कत? नहीं है ना? इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। मान के चलो इसका जो हर है इस बार मैंने अलग कर दिया। अगर हर अलग होता तो क्या करते? अगर इसका हर जो है अलग होता तो क्या करते? मान लो इसका हर जो दिया है इस बार प्रश्न में 3/7 है, इसका 5 दिया है। तो कुछ नहीं करना, हमें पहले हर को बराबर करना होता। तो हर को बनाने के लिए 7 और 5 के एलसीएम लेते। तो आपको पता होना चाहिए कि अब 7 और 5 के एलसीएम लेने को दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अपनी अपनी टेबल से ही कटेंगे, है ना? इसका यहाँ पर 7×5 = 35 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो जो एलसीएम आया है इसके हर को उतना ही बनाना होता है। तो 3/7 है, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करवा दें कि इसका हर 35 बन जाए? तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो 5 3 15 ऊपर और नीचे 7×5 = 35। उसके बाद 4/5 को भी उठा लो, इसमें भी दिमाग लगा लो कि आखिर हम कितने से मल्टीप्लाई करवा दें? तो 7 से करवा दो और यहाँ पर भी 7 से करवाना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 28/7×5 = 35। अब अगर इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या नहीं मिल पा रही हैं तो अब इसके हर में किसी भी नंबर का बड़ा सा मल्टीप्लाई करते जाओ ऊपर और नीचे उसी नंबर का, जिसके जो हर हैं वो अलग नहीं होंगे। इसका जो यहाँ पर ये हर है, ठीक है ना? हर अलग ना होने पाए, ठीक है? इस वजह से ऐसा करते हैं। हर अब बराबर हो गया। अब अगर आपके इसके बीच में नहीं मिल पाते, आपको मान के चलो, तो इसको क्या करते? हर को और बड़ा बनाते। लेकिन हमको ऑलरेडी 35/35 से 28/35 तक जाने में 6 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाएंगे। तो लिख दो 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं इक्वल टू, पहले क्या होगी 15 के बाद तो 16/35, फिर 17/35 हो जाएगा, 18/35, 19/35, 20/35। ये लो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गया। आंसर हो गया, आंसर हो गया। बेहतरीन लाजवाब क्लास थी। आपको समझ में आया ये क्वेश्चंस? तो आपके सामने इस तरह क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चंस आते हैं और आपको करने में दिक्कत होती है तो इसका मतलब यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया।
क्योंकि मैं जब चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए थे, कई क्वेश्चन करवाए, कई तरह के मैंने अपने से भी क्वेश्चंस लेके आया, उनको भी करवाए, ताकि कोई भी चीज जो चल रहा है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में तो 2 में हो, 2 में ना हो तो 3 में, 3 में हो तो 4 में, 5 में, किसी न किसी क्वेश्चन में तो आपका डाउट क्लियर ही हो जाएगा। बशर्ते आप पढ़ाई करो, मेहनत करो। आप पढ़ते ही नहीं हो। जो मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ जितनी वीडियोज, उन वीडियोज को अच्छे से देखो, उन वीडियोज को अच्छे से देखो। वैसे भी मेरी अल्टरनेट वीडियोज आती है। अगर आप क्लास 9th में हो तो आज की वीडियो फिर अगले दिन नहीं, परसों आएगी। यानी 3 वीडियो आती है एक हफ्ते में। तो अगर मैं आज कोई वीडियो पढ़ाता हूँ तो उस वीडियो को आज पढ़ लो, अगले दिन उसका रिवीजन कर लो। इस तरह से जब चैप्टर फिनिश हो जाता है मैं खुद ही रिवीजन करवाता हूँ, फिर उसको आप लोग घर पे भी अपने से रिवीजन करो। क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट करो। इस तरह से पढ़ोगे तो आपके नंबर अच्छे आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया, कहीं पर भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत हुआ हो तो आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करके बताइए, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हैं। अब आपको मेहनत करनी है, जमकर मेहनत करो। तो मेहनत करोगे तो अच्छे से आपके नंबर, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। और मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप बस मैथ्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ करो, बहुत अच्छा करोगे मैथ्स में। स्कोर आपका मैथ्स में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको मेहनत करनी है, जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।